बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। दर्द की शिद्दत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे इर्द गिर्द मौजूद औरतें मेरी बेबसी का तमाशा देखते हुए तरह तरह की बातें बना रही थीं। सबकी नज़रों में ही मेरे लिए अजीब से एहसासात थे जिन्हें देखकर मुझे अपना आप ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस हो रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि मुझे इतनी कम उम्री में इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है। और मेरी ताई चीख चीख कर सबको बता रही थी कि मेरे साथ मेरे बाप ने। मेरी ताई के लफ्ज़ों ने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया था। मैं आंखें मीच कर इस कर्ब को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। ये सच बहुत ही कड़वा था, जिसे सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर मेरे पास आई और मेरा चेकअप करने के बाद उसने ऐसी बात बताई कि मुझ समेत वहां मौजूद सब लोगों के होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। मेरा नाम सदफ है और 13 साल की उम्र में मुझ पर एक ऐसी कयामत गुजरी जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी माँ अचानक ही एक दिन मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह मियाँ के पास चली गई और मैं अपने अब्बा के साथ अकेली रह गई। अम्मा की मौत बिल्कुल ही अचानक हुई थी, क्योंकि ना ही अम्मा को कोई बीमारी थी और ना ही कोई परेशानी। वो तो एक जवान और सेहतमंद औरत थी। फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ था कि वो चंद घंटों में ही हमसे बिछड़ गई। ये खबर मुझे मेरे अब्बा ने सुनाई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे, सदफ, अब हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी माँ नहीं रही। मैं और तुम ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। अब्बा का अंदाज इतना नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा की मौत का गम उनके चेहरे पर नजर भी नहीं आ रहा था। जितने लोग भी इंतकाल में आए वो सब भी अब्बा के रवैये पर हैरान थे और कह रहे थे खालिद भाई को इस कदर सदमा पहुंचा है कि उन्हें शायद अभी तक यकीन नहीं आया। जब ही तो ना आंख में कोई आंसू है और ना ही चेहरे पर दर्द का कोई तासुर। मैं अम्मा की तस्वीर को सीने से लगाए खामोशी से अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत से सवाल मेरे दिल में मचल रहे थे। मैं अब्बा के कमरे में चली गई। वो जाग रहे थे। मैं उनके कदमों में बैठ गई। मैं जानना चाहती थी कि अम्मा को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। लेकिन मेरे सवाल पर तो अब्बा ऐसे गुस्से में आ गए जैसे मैंने कोई गुनाह की बात की हो। वो गुस्से में कहने लगे, अगर आज के बाद तुमने अपनी माँ के बारे में कोई भी सवाल किया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुम्हारी माँ जा चुकी है और अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। अब्बा का अंदाज बहुत ही अलग और अजीब था, जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपाना चाहते हों और उसे छुपाने के लिए अपने गुस्से का सहारा ले रहे हों। जबकि मैंने कोई बात गलत नहीं पूछी थी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरी अम्मा को क्या हुआ था। अब्बा के रवैये पर मैं पूरी तरह सहम गई थी। आज तक अब्बा ने मुझसे इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी। वो तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे, मगर उस वक्त तो वो पहले वाले अब्बा लग ही नहीं रहे थे। मैं उठकर वापस अपने कमरे में जाने लगी तो अब्बा ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, आज से तुम मेरे ही कमरे में सोगी। अकेले कमरे में रहने की क्या ज़रूरत है। अब्बा ने मुझे अपने ही बिस्तर पर सोने का इशारा किया तो मैं वहीं आंखें बंद करके लेट गई। अगले ही दिन अब्बा ने मेरा स्कूल ये कहकर ख़त्म कर दिया कि अब तुम्हें स्कूल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। घर के काम काज करो और अपना दिल घर में लगाओ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मगर उन्होंने ये जानते हुए भी मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे हैरान कर दिया। अब्बा ने अपने काम के औकात भी कम कर दिए। पहले वो सुबह निकलते और 2 नौकरियां करके रात को घर लौटते थे, लेकिन अम्मा के इंतकाल के दूसरे दिन से ही वो दोपहर के वक्त ही घर वापस आ जाते और सारा वक्त मेरे साथ साथ रहते। अब्बा की इस तरह आगे पीछे रहने से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। ऐसा लगता था उनकी नज़र मुस्तकिल मेरे वजूद पर ही जमी हुई है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होते और मुझे डांट देते, कभी अजीब अजीब सी बातें करते। अम्मा के जाने से मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत बड़ा खला आ गया था। उस पर अब्बा के बदले हुए रवैये ने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया।
मेरे अंदर खुद एतमादी बाकी नहीं बची थी। मैं कोई काम भी करने लगती तो खौफ से मेरे हाथ पांव कांपने लगते कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। अब्बा नौकरी पर जाते हुए मुझे बाहर से ताला लगा कर जाते और वापस आते तो भी मुझे घर के दरवाजे तक भी न जाने देते। मेरा खेल कूद, दोस्तियाँ, घर से निकलना, पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी में बस अब यही चार दीवारी और अब्बा का साथ बाकी रह गया था। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी अब्बा को शायद मुझ पर किसी किस्म का शक था। बार बार सवाल करते, मेरे पीछे कौन आया था? तुम छत पर तो नहीं गई थी? कभी कहते अम्मा के कपड़े मुझे पहन कर दिखाओ। अम्मा के कपड़े मुझे बहुत बड़े होते लेकिन अब्बा के कहने पर मैं पहन लेती। अब्बा फौरन मुझे गोद में बिठाकर प्यार करने लगते। उनका मिजाज पल भर में तब्दील हो जाता। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कौन सी बात अब्बा को अच्छी लगेगी और कौन सी बुरी। खानदान वालों में भी एक ताया ताई थे जिनका हमारे घर बहुत आना जाना था। अम्मा की अचानक मौत पर वो लोग भी बहुत ज्यादा गमज़दा थे। अम्मा के इंतकाल के बाद ताई ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे भी ताई से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन अम्मा के इंतकाल के बाद से जब भी मेरे ताया ताई मुझसे मिलने के लिए आते तो अब्बा का रवैया उनके साथ बहुत खिंचा खिंचा होता। ऐसा लगता है जैसे अब्बा को उनका आना भी अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन तो हद ही हो गई। ताई के जाने के बाद अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि आज के बाद अगर ये लोग आएं तो इनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई भी आए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ताया अब्बा के सगे भाई थे और ताई भी बहुत ही नेक खातून थी। वो अब्बा की खालाजाद बहन भी थी। लेकिन पता नहीं क्यों अब्बा को उनसे भी बैर हो गया था। अब्बा के हुक्म पर मैंने उन लोगों से बात करनी कम कर दी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारे घर आना ना छोड़ा। ताई कुछ ना कुछ पका कर हमारे घर ले आती तो ताया मेरे लिए चॉकलेट्स लाना ना भूलते। एक दिन इत्तेफाक से ताई दोपहर के वक्त अपनी बहन रजिया आंटी के साथ ही हमारे घर चली गई और बाहर ताला लगा देखकर हैरान रह गई। वो जानती थी मैं घर में मौजूद होंगी, इसलिए मुझे आवाज़ें देने लगी। मैंने ताई को अंदर से आवाज़ देकर बताया कि अब्बा मुझे ताला लगा कर जाते हैं। ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। शाम में एक दफ़ा फिर वो रजिया आंटी के साथ घर चली आई और अब्बा से पूछने लगी कि बच्ची को ताला लगा कर क्यों जाते हो? अब्बा ने उनकी बात का कोई ख़ास जवाब ना दिया। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। रजिया आंटी मेरे पास चली आई और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बजाय इसके कि तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते, वो तो तुम्हारे दुश्मन ही बन गए। रजिया आंटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सच ही कह रही थी, मगर फिर भी मैंने अपने आंसू छुपाते हुए रजिया आंटी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, बस मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। रजिया आंटी अजीब से अंदाज में हंसी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन फिर खामोश हो गई। वो मुझे भी अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ खोजना चाहती हूँ। फिर जाते जाते कहने लगी, सदफ एक बात कहना चाहती हूँ, हो सके तो अपने बाप से ज़रा दूर रहना। तुम जवान हो रही हो और तुम्हारे बाप को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रजिया आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अब्बा के बारे में ऐसी कोई बात भी कह सकती हैं। मैंने रजिया आंटी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपने अब्बा से क्या खतरा हो सकता है? वो कहने लगी, कुछ दिन जाने दो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारी अच्छी खासी अम्मा अचानक इस दुनिया से चली गई और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें ताले में बंद कर दिया, तुम्हारा सबसे मिलना जुलना ख़त्म करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? अपने बाप को इतना पारसा ना समझो जितना वो नज़र आता है। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, इसलिए जिस दिन तुम खुद से सच जान लोगी उस दिन बाकी का सच मैं तुम्हें बताऊंगी। रजिया आंटी की बातों ने मुझ पर सोच का एक नया दर खोल दिया। वाकई वो ठीक कह रही थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी और अचानक हुआ था जो बिल्कुल भी गैर मुतवक्को था। यकीनन कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी जो मुझे मालूम नहीं थी।
अम्मा के इंतकाल पर अब्बा का अजीब सा रवैया और फिर मुझे बिला वजह की सख्ती करके दुनिया से दूर कर देना और हर वक्त मेरे साथ साथ साए की तरह रहना बिला वजह तो नहीं हो सकता था। रज़िया आंटी तो ताई के साथ वापस चली गई थी, लेकिन मैं अजीब से खौफ में मुब्तला हो गई थी। रज़िया आंटी के जाने के बाद अब्बा मेरे पास आए, कहने लगे, ये औरत तुमसे क्या कह रही थी? मैंने घबरा कर कह दिया कि कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही बात कर रही थी। अब्बा ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, कहने लगे, ये औरत अच्छी नहीं है, इसकी किसी बात पर यकीन ना करना, और वापस अपने कमरे में चले गए। अब्बा की इस बात ने मुझे मज़ीद उलझा दिया कि आखिर अब्बा को रज़िया आंटी के बारे में ऐसी कोई बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी, जबकि रज़िया आंटी तो इससे पहले भी कई दफ़ा हमारे घर आ चुकी थी। और अब्बा को क्या मालूम कि रज़िया आंटी मुझसे क्या बात कर रही थी, जो वो ये कहकर गए कि मैं उनकी बात पर यकीन ना करूं। मैं चाय लेकर अब्बा के कमरे में गई तो अब्बा ने मुझे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मेरे हाथों को चूमते हुए अब्बा कहने लगे, मैं इस घर में किसी दूसरी औरत को नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम ही अपनी माँ की जगह लो और इस घर में अपनी माँ की कमी को पूरा कर दो। तुम जवान हो रही हो और अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे होते हुए इस घर में दूसरी औरत की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा की बातें मेरे लिए बहुत ही अजीब थीं। 13 साल की उम्र में मैं कैसे अपनी माँ की जगह ले सकती थी? उनकी बातों का मतलब और मकसद दोनों ही मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन अब्बा का मूड उस वक्त इतना अच्छा था कि मैं उनसे कोई सवाल करके अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए थे। अब्बा का रवैया काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं होने दिया था। किसी न किसी बहाने से वो मेरे इर्द गिर्द ही रहने लगे थे। एक शाम अब्बा किसी काम से घर से निकले तो इत्तेफाक से उसी वक्त रज़िया आंटी हमारे घर आ गईं। उन्हें देखते ही मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा। अब्बा घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उनसे सच जान कर रहूँगी। मेरे इसरार पर रज़िया आंटी ने मुझे ऐसी बात बताई जो मेरे गुमान में भी नहीं थी। मेरे अब्बा का शादी से पहले रज़िया आंटी के साथ कोई ताल्लुक़ रहा था और अब्बा ने उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। रज़िया आंटी बता रही थी कि अब्बा शुरू से ही रंगीन मिजाज थे और कम उम्र और हसीन लड़कियां उनकी कमज़ोरी थीं। लेकिन एक बार वो किसी को इस्तेमाल कर लेते तो दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। शादी के बाद भी अब्बा की रविश में कोई तब्दीली ना आई और यही बात मेरी माँ की मौत की वजह बनी थी, क्योंकि अब्बा का शादी के बाद भी किसी न किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ बनता ही रहा था। इसी बात ने अम्मा को अंदर ही अंदर इतना सदमा पहुंचाया कि वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर गईं। रज़िया आंटी कहने लगी, तुम भी जवान हो रही हो और सारा वक्त अपने बाप के साथ घर में अकेली रहती हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप अपनी गलत फितरत की वजह से तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैं तुम्हें मोहतात रहने का मशवरा देती हूँ। रज़िया आंटी की बात मुकम्मल हुई और इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछती अब्बा घर आ गए। रज़िया आंटी को मेरे साथ देखकर अचानक ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम क्यों मुंह उठाकर बार बार चली आती हो? तुम्हें कितनी दफ़ा मैं मना कर चुका हूँ कि मेरे घर ना आया करो। अब्बा की बात पर रज़िया आंटी के चेहरे का रंग बदल गया और वह कहने लगी, आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में चली आती हूँ कि कहीं तुम्हारी वजह से बच्ची को कोई नुकसान न पहुँच जाए। और रज़िया आंटी गुस्से में ये कहकर चली गई। जिस तरह वो गई थी मुझे यकीन हो गया था कि उन्होंने मुझे सच ही बताया था। तभी तो अब्बा को उनके घर आने पर एतराज़ था और अब्बा मुझे उनसे दूर रखना चाहते थे ताकि अब्बा की सच्चाई मेरे सामने ना आ जाए। अब्बा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगे, बहुत ही बदजात औरत है, 1000 दफ़ा मना करने के बावजूद चली आती है, जैसे मैं इससे शादी कर लूँगा। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे भी तो बताएं, आपके और रज़िया आंटी के दरमियान क्या मसला है? अब्बा कहने लगे, तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम खामोशी से अपने कामों पर ध्यान दो। मेरा दिल अब्बा की तरफ से पूरी तरह ख़राब हो चुका था। मुझे अब्बा के साथ उनके कमरे में सोते हुए भी डर लग रहा था और उनके साथ अकेले रहते हुए भी। लेकिन क़यामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मुझे अपना पेट बढ़ता हुआ महसूस हुआ। काफ़ी दिनों से मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था और मुझे बार बार उल्टी भी होती थी, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मेरा बढ़ता हुआ पेट अलहदा ही महसूस होने लगा। एक शाम ताई खाना लेकर हमारे घर आई तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया।
वो हैरत से पूछने लगी कि सदफ बेटा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? ताई की बात पर मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि मुझे पिछले कई दिनों से उल्टियां भी हो रही हैं और मेरा पेट भी बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद अब्बा ने मेरे साथ। इतना कहकर मैं ज़ारों कतार रोने लगी। मेरी बात सुनकर ताई सन्नाटे में आ गई। कहने लगी, सदफ ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? ताई की बात का जवाब देने के बजाय मैं रोती ही चली गई। अब्बा मेरी रोने की आवाज़ पर अपने कमरे से निकल आए और अब्बा को देखते ही ताई ने अब्बा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तू कैसा बाप है जिसने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। अब मुझे समझ आई कि तू दूसरी शादी के लिए क्यों राजी नहीं होता था। जब तुझे हवस पूरी करने के लिए जवान बेटी मिल गई है तो तुझे दूसरी औरत की क्या ज़रूरत? रज़िया ने ठीक ही कहा था। तेरी नीयत सदफ को लेकर पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। तेरी बीवी क्या गई, तूने तो सारी हदें पार कर दी। इसी दिन के लिए तूने बच्ची का स्कूल ख़त्म करवा के उसे सबसे दूर किया था ना, ताकि वो किसी को तेरी गलत हरकतों का ना बता सके। ताई के जो मुंह में आया वो कहती चली गई और अब्बा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, सदफ ये सब क्या है? तेरी ताई क्या कह रही है? मैं अब्बा से नज़र चुराकर ताई के गले लग गई थी। मुझे अब्बा से खौफ महसूस हो रहा था। ताया ताई को लेने के लिए आए तो ताई ने उन्हें भी सारी बात बता दी। ये सुनकर ताया ने अब्बा को मारना शुरू कर दिया। ताया को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बा उनका ही खून है। अब्बा कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी ने अब्बा को सफाई का मौका नहीं दिया और ताई मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। देखते ही देखते ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि खालिद भाई ने अपनी ही बेटी का तन्हाई में खूब फ़ायदा उठाया है। मेरे अब्बा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे और वो अपने घर में बंद हो गए थे। मोहल्ले की औरतें हमदर्दी जताने के लिए मेरे पास आती और मेरा ज़ख्म कुरेदने लगती। रज़िया आंटी भी मुझसे मिलने के लिए आई। कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही खबरदार किया था लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। 2 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो ताई मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गई। दर्द के मारे मैं कर्राह रही थी। जिस किसी ने भी मुझे हॉस्पिटल में देखा, मेरा पेट देखा तो वह हैरान रह गया। पूछने लगा कि इतनी कम उम्र बच्ची की शादी क्यों की थी? ताई ने चीख चीख कर सबको बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ तो मेरे बाप ने ही सब किया है। हर कोई मेरे बाप पर थू थू कर रहा था और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए आई और उसने चेकअप करने के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि हामला नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में एक बहुत बड़ी रसौली हो गई है जो शायद कैंसर में तब्दील भी हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे साथ साथ मेरी ताई की भी जान निकल गई, क्योंकि मेरी गलतफहमी ने मेरे बाप को बदकिरदार साबित कर दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर ताई ने पूछा कि तुमने अपने बाप पर इल्ज़ाम क्यों लगाया था? मैंने रोते हुए ताई को बताया कि रज़िया आंटी ने मुझे अब्बा के किरदार के बारे में ऐसी बातें बताई थीं कि मैं गुमराह हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बाप एक गलत इंसान है और उसने मेरे साथ भी कोई गलत काम किया है। मेरी बात सुनकर ताई ने सर पकड़ लिया। कहने लगी, रज़िया बहुत पहले से ही तुम्हारे बाप को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने अपनी पसंद से तुम्हारी माँ से शादी की थी और उस दिन से ही रज़िया तुम्हारे बाप की दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे बाप ने ना ही रज़िया के साथ कभी कोई चक्कर चलाया था और ना ही कोई गलत काम किया था। रज़िया ने यकीनन जानबूझकर तुमसे झूठ कहा। वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी। काश कि तुमने पहले मुझे ये बताया होता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। ताई को भी इस बात का दुख था कि उन्होंने भी सच्चाई पूरी तरह जानने की कोशिश नहीं की और मेरी बातों में आकर अब्बा को बदकिरदार समझ लिया। ताई ने मुझे बताया कि अम्मा के इंतकाल के बाद भी रज़िया आंटी ने अब्बा से शादी की बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी जगह किसी को नहीं देना चाहते थे। ताई की बात सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई थी। रज़िया आंटी तो गैर थी, लेकिन मैं तो अपने बाप की सगी बेटी थी। मैंने कैसे अपने बाप को इतना गलत समझ लिया था? अब्बा ने अगर मुझे अपनी नज़रों के सामने रखना शुरू किया था और मुझ पर पाबंदियां लगाई थीं तो वो भी उनकी मोहब्बत थी। अम्मा को खोने के बाद शायद वो डर गए थे और मेरा ख्याल रखना चाहते थे। अम्मा जिस तरह अचानक हमसे बिछड़ी थी, अब्बा को उनकी मौत पर यकीन ही नहीं आ सका था। इसीलिए उनके मिजाज में भी अजीबोगरीब तब्दीलियाँ आई थीं। डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने को कहा था जिसमें मेरी रसौली निकाली जाती और शायद मैं ठीक हो जाती, लेकिन मेरे ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि रसौली की जड़ें काफ़ी हद तक फैल गई थीं।
میں نے تائی سے کہا کہ میں اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے میرے گھر لے چلیں۔ تائی ہاسپٹل سے مجھے گھر لے گئی تو حیرت کی بات تھی، دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے اور ابا کے کمرے میں پہنچے تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا باپ پنکھے سے لٹکا ہوا تھا۔ میری چیخوں پر محلے والے جمع ہو گئے۔ ابا کو نیچے اتارا گیا تو پتہ چلا کہ ابا کو خودکشی کر کے بھی کافی وقت ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں کوئی بھی گھر نہیں آیا، اس لیے کسی کو یہ بات پتہ نہیں چل سکی۔ کمرے میں بہت زیادہ بدبو تھی، ابا کی لاش بھی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ ابا کا یہ حال دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، مجھے اپنے باپ سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ رضیہ آنٹی نے میرے دل میں جو بدگمانی بھری تھی، اس کا نتیجہ میری بربادی کی صورت میں نکلا تھا۔ رضیہ آنٹی ہمیں پوری طرح برباد کر کے شاید سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے ان کی دوبارہ شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرا عزت دار باپ میرے لگائے گئے الزام کو غلط برداشت نہ کر سکا تھا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ کسی کی بات پر بھی یقین کرنے سے پہلے ایک دفعہ پورا سچ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کو زندگی میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔